ज्यादा थी कि मेरे मुंह से कुछ फूटा ही नहीं। पहले तो लगा जैसे कोई सपना है, जागती आंखों का सपना, लेकिन फिर एक आवाज आई, कैसी हो? मैं अपने आप में स्वर्ग में थी। कुछ भी कहा या किया गया उसकी परवाह किए बिना मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि वो इंसान मुझसे मिलने आया था जिसे मैं इतनी चाहत से चाहती थी। हमारे प्यार की शुरुआत एक गिलास मौसमी जूस से हुई। मेरी छोटी बहन ने शिकायत की कि अब्बा जूस नहीं पी रही है। कमाल ने जूस का गिलास अपने हाथों में लिया, मेरा सिर बिस्तर से उठाया और जूस को मेरे मुंह से लगा दिया और मैंने एक ही घूंट में जूस। कोई इतने प्यार से पिलाए तो इंसान हंसते हंसते जहर तक पी जाए। ये तो जूस ही था। हमारा प्यार अस्पताल में परवान चढ़ रहा था। अब कमाल नियमित रूप से सप्ताह में एक दिन बंबई से पुणे आते, पूरे दिन मेरी देखभाल करते, मुझे प्रोत्साहित करते और प्यार भी। अब मैं उन्हें एक व्यक्ति के रूप में जानने लगी थी जिसमें सजनता, मानवता और वफादारी है। पहले कमाल भी मुझे एक अभिनेत्री के रूप में जानते थे, अब वो उस स्त्री से मिल रहे थे जिसमें विद्वता, संवेदनशीलता और समझ है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम मेड फॉर ईच अदर है। सेवा से तो खुदा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। ये इंसान क्या भला है, और मैं तो कमाल के ऊपर पहले ही से लट्टू थी और उन्होंने मेरी इतनी सेवा की कि मैं तो जैसे उनके रंग में ही रंग गई। अब इस बात पर कोई शक नहीं था कि मुझे एकदम यही इंसान चाहिए। किया कि हम हर रोज एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे और जब हम मिलेंगे तो वो चिट्ठियां एक दूसरे को दे देंगे। अब होता यह कि कमाल आते और वो मुझे चिट्ठियों का पैकेट थमाते और मैं उन्हें। जल्दी वो चिट्ठियां पढ़ने लगते और जब चिट्ठियां पढ़ना खत्म होता तो आंखें मूंद गई। कुछ देर चुपचाप रहते, जैसे जो कुछ भी पढ़ा हो उसको अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। आते जाते पहलू में आया कोई, आते जाते पहलू में आया कोई। कमाल ने मुझसे पूछा, अगर मैं तुम्हें मंजू पुकारूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो ना होगी? मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? बस मैंने कहा कि मंजू की जगह पर मंजू ठीक रहेगा। फिर वो मुझे मंजू कहते और मैं उन्हें चंदन। एक दिन मैंने कहा, सुनो चंदन, क्या मैं अब भी आपकी अनारकली की हीरोइन हूँ? जवाब में मेरे चंदन ने एक कलम लिया और मेरी हथेली पर पहले लिखा अनारकली और उसके ऊपर लिखा मेरी। मैंने इस मेरी अनारकली को बार-बार पढ़ा। मेरा कलेजा जोर-जोर से धड़क रहा था। मैं सपनों की दुनिया में थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने इस लिखे रूप को अपने माथे से लगाया और एक लंबी सी आह भरी। ये सब कुछ सपने साकार होने जैसा था। अब तो आलम यह था कि अगर किसी दिन कमाल को आने में देर हो जाती तो मैं खाना और दवा ना खाती, फिर वही आते, मनाते और खिलाते। चार महीने बाद मैं ठीक हो गई, लेकिन मुझे ठीक नहीं होना था। मैं चाहती थी कि मैं फिर से बीमार पड़ जाऊं और वो मेरा इसी तरह ख्याल रखे। अब मैं अपने प्रेमी से कहाँ मिल पाऊंगी? अल्लाह, क्या आप मुझे फिर से बीमार नहीं कर सकते? आवाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता।
अनारकली की शूटिंग जल्द शुरू हो गई। अब मैं दिन भर सेट पर कमाल के साथ होती और रात में टेलीफोन पर। घर में किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। बाबूजी खराटे मारकर सोते रहते और मैं लगभग पूरी रात कमाल से टेलीफोन पर बात करते हुए लगी रहती। ऐसा लगभग 2 सालों तक चला। फिर पैसों की तंगी की वजह से अनारकली बंद हो गई। इसी बीच जिया सरहदी ने मुझे फुटपाथ और विजय भट्ट ने बैजू बाबरा की स्क्रिप्ट भेजी। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और एक्सपर्ट की राय के लिए उन्हें कमाल को भेज दिया। कमाल ने दोनों को स्वीकार करने को कहा और मैंने वही किया। वैसे भी मेरी स्क्रिप्ट का चयन पहले बाबूजी करते थे, अब कमाल ने किया। सफलता एक दुर्भाग्य है जो कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों को बहुत जल्दी मिलती है। क्या हम किसी दूसरे इंसान को कभी भी पूरी तरह जान पाते हैं? नहीं, हम इंसान तो अपने आप तक को भी पूरी तरह नहीं जान पाते। दूसरों की तो बात ही बेकार है। हाँ, जानने का भ्रम जरूर होता है, तब तो और जब हम प्यार में होते हैं और फिर कुछ भी ठीक से जान लेना, खुद से दुश्मनी भी तो ठान लेना है, नहीं क्या? और जब आप थोड़े प्रसिद्ध हो तब तो और भी नहीं। 1951 के अंत इंडस्ट्री के अंदर मेरे और कमाल की रोमांस की चर्चा जोरों पर थी। बात फैलाने वाले इस बात से भली भांति परिचित थे कि अमरोही मुझसे 15 साल बड़े थे और इसके अलावा उनकी एक पत्नी और 3 बेटे भी थे। इस्लाम में 4 शादियों की अनुमति है और बहुत सारे लोगों को तो आश्चर्य हुआ कि क्या मीना खुशी से छोटी अम्मी की उपाधि स्वीकार करेगी। हालांकि हम दोनों में शादी को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। हम तो दिन भर काम और रात भर टेलीफोन पर बात करने में ही व्यस्त थे। अभी पूरी तरह से हम प्रेम में डूबे रहना चाहते थे, लेकिन बात फैलाने वाले कहां से कहां बात ले गए थे। वैसे कमाल का जलवा उन दिनों ऐसा था कि एक से एक हीरोइन से शादी करना चाहती थी। मधुबाला ने जब मेरे और कमाल के प्यार की बात सुनी तो वो एक दिन कमाल के पास आई और 3 लाख रुपए की पेशकश करते हुए निकाह का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो आएंगी और एक पत्नी के रूप में कमाल के साथ रहेंगी। केवल कमाल को अपने 3 बेटों को अमरोहा भेजना हो। जवाब में कमाल ने कमाल की बात कही, मैं केवल अपनी कहानियां बेचता हूं, मेरे बच्चे नहीं। कमाल इस वक्त पूरी तरह से मेरे प्यार की गिरफ्त में। अब इसका एक ही रास्ता था कि इस प्यार को अंजाम तक पहुंचाया जाए और कानूनी रूप से विवाहित होकर कमाल मुझे अपने घर ले। लेकिन बाबूजी का क्या? वो इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उनकी इजाजत के बिना मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, खुले रूप से ना सही, लेकिन छुप कर तो कर ही सकती हूँ। 14 फरवरी 1952 को शाम 8 बजे हम दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया। बिना किसी हलचल के काजी साहब ने साधारण निकाह समारोह शुरू किया। पहले सुन्नी रीति रिवाज के अनुसार और फिर शिया रीति रिवाज के अनुसार। अब महजबीन बानो और सैयद आमीन हैदर दोनों पति पत्नी थे। इस निकाह में मेरी तरफ से मेरी छोटी बहन मधु थी और कमाल की तरफ से उनके दोस्त बकर के साथ कमाल के दोनों बच्चे भी उपस्थित थे। हमने शादी को गुप्त रखने का फैसला किया। मैं अपने बूढ़े पिता और अपनी बहन को इस तरह कैसे छोड़ सकती थी? कमाल भी इस बात से सहमत थे कि जब तक मैं अपने पिता के लिए कम से कम 2 लाख रुपए उपलब्ध नहीं कर देती, तब तक मुझे इस परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब तक के लिए हमने तय किया कि सप्ताह में एक दिन हम मिलेंगे और इसके अलावा टेलीफोन पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। ये रूटीन चलने लगा और हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन यह खबर बाबूजी तक पहुंच गई। पहले तो उन्हें सहज यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे सीधा जवाब मांगा और मैंने हाँ में जवाब दिया। वो आग बबूला हो गया और कहा, मेरा अपना खून मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकता है? तुम बहुत मासूम हो मेरी बच्ची। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या अनर्थ किया है। तुम्हें नहीं पता कि इससे कितना विनाश हो सकता है। इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है,
बारे में बताया तो उन्होंने मुझे समझाया और काम पर ध्यान देने को कहा। हमें उम्मीद थी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बाबूजी सहज हो जाएंगे और सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। घर वापस जाते हुए मैंने अपने कमाल को कुरान की एक प्रति दी जिसके ऊपर लिखा था, अल्लाह की मर्जी से मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, अब भले तुम मेरी जान ले लो, मैं उफ तक ना करूंगी। इधर मेरी फिल्मों का काम जोर शोर से चल रहा था। मैं सुबह तड़के घर से निकलती और देर रात घर लौटती, थोड़ा बहुत कुछ खाती, फिर टेलीफोन लेकर सीधे अपने कमरे में और रात भर टेलीफोन पर कमाल से बात करती रहती। बाबूजी से बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। जुलाई 1952 में मेरी पहली बड़ी फिल्म तमाशा सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। फड़ी मजूमदार निर्देशित इस फिल्म में देवानंद और अशोक कुमार भी थे, लेकिन यह फिल्म टिकट काउंटर पर फ्लॉप साबित हुई। तमाशा फिल्म की एक समीक्षा में कहा गया कि मीना कुमारी निराश करती है, वह सुस्त और अप्रभावी है। सुस्त और अप्रभावी? सुस्त और माता है। सफलता का श्रेय हर कोई लूटना चाहता है, लेकिन असफलता की जिम्मेवारी हर कोई दूसरे के मत्थे मरने को तैयार बैठा है। कोई भी चीज सफल या असफल होती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजें जिम्मेवार होती हैं। और फिर कला की सफलता और असफलता को कमाई मात्र से कभी तय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कलाकारी केवल व्यवसाय मात्र नहीं बल्कि उससे बहुत कुछ और भी होता है। मैं घर छोड़ नहीं रही थी और इधर कमाल को लगने लगा कि परिवार और रिश्तेदारों के अपमान के कारण मेरा जीवन मुश्किल हो गया। तो उन्होंने मुझे एक पत्र में लिखा कि तुम चाहो तो इस रिश्ते के बारे में पुनर्विचार कर सकते हो। मुझे इस पत्र को पढ़कर गुस्सा आया कि कमाल ने मेरी भावना की ताकत और ईमानदारी को कम करके आकर मैंने भी कटु उत्तर भेजा। मेरी राय है कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगे और मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊंगी, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दो। कमाल ने जवाब दिया, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। मैं तुम्हें काजी साहब के पास ले जाऊंगा और पहले की कस्मों से मुक्त कर दूंगा। जोड़ों के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं। ये हमारा पहला झगड़ा था, इसलिए मुझे याद रह गया। खैर, मैंने बात बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा। वैसे हमारी बातचीत बंद हो चुकी थी। कोई गाए सुनाए तेरे बिन चलिया रे, पगला मुरलिया रे। दूर कोई गा। 5 अक्टूबर 1952 को बैजू बावरा रिलीज हुई और मीना सबके दिलों पर राज करने लगी थी। हर तरफ मेरे अभिनय की प्रशंसा हो रही थी, अखबार खबरों से भरी पड़ी थी। विजय बेट की यह फिल्म कोई आम हिट नहीं थी, बल्कि इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये बॉम्बे में 100 सप्ताह तक चली और पूरे भारत में पता नहीं कहां-कहां रजत, स्वर्ण और हीरक जयंती भी पूरी की। इसके गाने लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। मैं स्टार बन चुकी थी, बधाइयों का तांता लग चुका था और बधाई देने वालों में कमाल भी थे। उनका कहना था कि फिल्म बैजू बावरा में मैं गौरी के रूप में शानदार थी और उन्हें दोबारा मेरी आवाज सुनकर खुशी हुई। हमारा झगड़ा खत्म हो चुका था। कमाल ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से बेकार नहीं बैठे, बल्कि एक फिल्म की पटकथा पर उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में पूरा किया है। स्वाभाविक रूप से इसमें मेरे लिए भी एक प्रमुख भूमिका थी। मैंने बिना एक पंक्ति पढ़े हुए इस भूमिका को स्वीकार कर लिया। यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, ढलते से सब आंखें चुराते हैं। यहाँ असफलताओं से दामन बचाते हुए सब सफलता के पीछे भागते हैं। मैं सफल हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि सब मेरे साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। फिल्मों की लाइन लग गई। इसी बीच फिल्म फेयर पत्रिका ने खूबसूरत अभिनेत्रियों की एक सूची प्रकाशित की। मेरा स्थान 8वां था। इस प्रतियोगिता के चयनकर्ताओं के पैनल में कई बड़े बड़े अभिनेता शामिल थे।
क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? इस दुनिया में खूबसूरत कहलाने का एक तरीका यह है कि आप सफल हो जाए, लेकिन सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं। वैसे लक्स ब्यूटी बार के विज्ञापन की पहली मॉडल मैं थी। बाबूजी मेरी फिल्मों का हिसाब किताब रखते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी ने कमाल अमरोही की फिल्म दायरा को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। कहते हैं निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन उनका क्या, जिनका पेशा है इश्क हो। बाबूजी को बताया तो उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि यह समय मैंने महबूब साहब की फिल्म अमर के लिए दे दिया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार भी है। किसी फिल्म को महबूब साहब बना रहे हो और उसमें दिलीप कुमार नायक हो, तो उस फिल्म का क्या अर्थ होता है हम सब जानते हैं। अनिक्षा से मैं महबूब साहब के सामने गई और 5 दिन के बाद मैंने जानबूझकर महबूब साहब से झगड़ा कर लिया और स्टूडियो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो कमाल अमरोही की फिल्म में ही काम करना था। मैंने महबूब स्टूडियो छोड़कर बॉम्बे टॉकीज में काम करने का निर्णय लिया। अगले दिन यह बात बाबूजी को बताया तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी, अगर तुम उस दिशा में गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी टिकट पड़ा उधर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। अब जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। अब जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए जिंदगी में आना सना। मिला काका तो जोर से घंटी बजाता क्या रे पागल। आ रही हूँ, पुकारना को। वाह, अच्छा कल रात में दावत में जाके आके आराम से सोएंगे बोले तो जैसे पागल लोग आके टन 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 घंटी बजा के दिमाग खराब करके उठा दे। कौन दूध वाले आते जी इतनी सुबह सुबह? दियो आ रही हूँ, तुम डालो दूध डालो। हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या है ये? क्या है वो? कितना पतला दे रहे जी तुम दूध? कितना पतला देते कोई? वो देखना उसके पास जाके देखो, अज्जू के अम्मी का ने घट्ट देता अच्छा दूध। ये क्या है? तू चाय में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, इतना पतला दे रहे तुम। आओ आओ आओ, मैं चाय बना रही हूँ, तुम मेरे को बना रहे। और क्या है? क्या है ये मुंह में गुलू गुलू? क्या बोल रहे तुम? गाली दे रहे तुम मेरे को? हाउली बोले तुम मेरे को? मेरे को सुनाई दिया हाउली बोले तुम मेरे को? अरे हौला होंगे तुम, तुम्हारे अम्मा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे जोरू का पूरा खानदान होगा हौला। अरे जाओ जी जाओ, किसको धमकियां दे रहे? नहीं होना तुम्हारा दूध। एक तो सुबह सुबह आके मेरा ख्वाब खराब कर दिया। कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी मालूम है? सल्लू आया था मेरे ख्वाब में, डांस कर रहा था। अच्छा आके ख्वाब तोड़ दिया मेरा। अरे जाओ जी, तुम्हारा दूध तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दूं। ये लो तुम्हारी माँ की टिफिन। माठी मिला घंटा लगा आ गया सुबह सुबह। अच्छा ख्वाब देख ले रही थी मैं। चलो फिर से ट्राई करती हूँ। कैसा सो रही थी मैं?
आ जाओ। वाह, फालतू खांगा, पूरी नींद उड़ा दिया मैं। क्या पसारा करके गए बच्चे, सुबह सुबह कहीं को पैदा करेगी क्या किए तो बच्चों को घर के काम तो भी कर देता भाई सुबह सुबह उठ के। सच में आ गए आप लोग, अभी आ रही हूँ। थू थू थू। सरवा, नहीं मेरे को माफ कर दियो सरवा, मैं नींद में हूँ ना इसलिए आप लोगों को नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। अरे किससे डर रहे जवाब देने को? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। रमजान का महीना है। नहीं माफ करो, मैं ऐसी बदतमीज नहीं हूँ, मैं खाली नींद में थी बोल के ऐसा हो गया। नहीं मैं देख कुछ नहीं आप लोगों को। कैसे है सब लोग? आप खुश है? हैदराबाद से है ना? आई मेरी ज़बान समझ में आ रही है आप लोगों को, मैं बात करनी हूँ तो थोड़ा हल्के एक दो चीज़ें बोल देती हूँ मैं। हाँ को हाँ बोलना, नहीं को नको बोलना, और कोई भी चीज़ बेकार लग रही, पसंद नहीं आ रही, फालतू है तो उसको बैगन बोलना। एक चीज है तो ऐसी चीज बोलना, एक चप्पल है तो चप्पल बोलना, दो है तो चप्पला बोलना। हाँ, एक आदमी है तो आदमी, दो है तो आदमियाँ, दो से ज्यादा है तो आदमियाँ। हाँ, ऐसा जो भी है पूरे हाँ हो जाते हैं। इन्होंने एक वॉच पहने नहीं, तुम्हारा उनका दोनों का मिला के वॉच हो जाते हैं। तो ऐसा। और कैसे है सब लोग? दूर से आया दिख रहा मगर मुस्कुरा रहे, ये बात देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही। वैसे मेरा नाम सलमा है, मेरे को एक पति, दो बच्चे, एक बेगैरत सास, एक बेखूफ ससुर, एक कामचोर ननद और दो निकम्मे देवरा है। हालांकि वो लोग मेरे साथ नहीं रहते, कहाँ भी रहने दो, मरने दो शैतानों को, मैं तो बोलती हूँ क्या करने का है अपने को। नहीं और क्या चाय पानी कुछ लेते हैं आप लोग? कैसा दूं? दूध फेंक दी ना अभी आपके सामने। कुछ खाते, बिस्किटा खाते, मेरा ठीक लग गया होगा नहीं बिस्किट। हाँ मेरे करे जो लगा हाँ बोले कुछ देर में, बाकियों को नहीं दे। ज्यादा नहीं है वो, क्या है मैं घर में बिस्किटा ला के रखती हूँ हमेशा ही। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अभी तुम गलीज खाना बनाते हो, मैं बिस्किटा खिला के पेट भरा देती हूँ। जरा सब्र करो, क्या मुस्कुरा रहे बच्चे। खिलाती हूँ जरा रुको। थोड़े टूटे हुए हैं वो डब्बे में, चाहता मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। अरे वो रौनक जी क्या है? जाओ बच्चे जाके जरा वहाँ पे और बिस्किटा है प्लेट में डाल के लेके आओ। मर्द बच्चों को काम बोले तो भरोसा नहीं होता। आप कुछ बोल रहे हो? बाप बिस्किट खा लिए नहीं, पहला खा लो, हाँ खाते खाते हुए जाओ, हाँ जाके प्लेट में और बिस्किट है डाल के वो साइड से सबको बांट लेते हुए लेके आओ जब। हाँ मतलब औरतों का कैसा रहता बोले तो उनके नाम लेके उनको नहीं बोले तो भी वो लोग उठ जाते, आदत से मजबूर है वो लोग। अब मैं वो बच्चे को बोले तो वो ऐनक वाली लड़की उठ रही थी देखो। अब वो उत्ते से किसके वास्ते रखे? मेरे बच्चों को बस नहीं आते, बच्चे निकाल दो। जरा टुकड़े टुकड़े हो गए, जिंदगी के भी वैसी छो गए क्या करते। जल्दी जल्दी देना बच्चे, मैं कैसा दे रही हूँ देखो, फास्ट थर्ड रो में आ गए अभी तक। ये आपके नसीब में जो है वो ले लेना। नसीब से कौन लड़ सकते? जाओ जाओ पीछे तक जाओ, मेरे को दे रहे हैं क्या? जान दो थोड़े दियो, मैं उधर दे के आती हूँ। जाओ जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ। दर्द हो रहा, थोड़ा सा काम कर रहे होंगे तो बैठ जाओ जाके।
ले लियो, ले लियो, ले लियो। ले लियो। खाने पीने का हाँ, नहीं, कहाँ से लेंगे? माफ कर दियो जरा। खाने पीने का व्यवस्था हो गया? तुम्हारा पेट भर गया बांट के। वो पीछे वाले पुकारे तो मेरे ना पुकारो, उसको पुकार। हाँ, मेरी प्लेट वापस कर दियो। हाँ, वापस कर दियो, ला के रख दियो। लेना नहीं चाह रहे। दो तालियां मारे तुम्हारे वास्ते। मगर मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, पहली बार बिस्किटा बांटे तो मेरे को इतने तालियां मिले लगे। सालों से काम करते रह रहे हम लोग। ऐसा आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, पक्का नहीं। नहीं, मैं खाली मुंह फट हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ वैसे। मैं कुछ भी बोले तो जरा दिल पे नक्को लगा ले आप लोग। हाँ, नहीं नहीं, मैं आप जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए ऐसा कुछ भी निकल जाता मुंह में से। नहीं, पढ़ने का शौक नहीं था बोल के नहीं भाई, सच में मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, हमारे डैडी पढ़ाई कराने के वास्ते बच्चे ज्यादा हो गए, पैसे कम हो गए बोल के मेरे को स्कूल को नहीं भेजा। औरत बच्चे को पढ़ा के क्या करना है बोल के मेरे को घर पे बिठाती है। हाँ, मेरे भाइयों को पढ़ाए, एक ही क्लास में 2-2 बार पढ़ाए, मगर उनको मेरे को नहीं पढ़ाए। घर में अलग कहानी चल रही, मैं बोल रही हूँ मेरे को पढ़ाओ जी बोल तो मेरे को नहीं पढ़ाते बोल रहे। उन्होंने नक्को पढ़ाओ बोल तो उनको गालियां देके पढ़ा रहे। साथों भी परेशानी है, जिसको पढ़ने का है उसको पढ़ाना था नहीं। देखो ये हो गई जिंदगी, क्या बोलते हैं। मगर ऐसा जरा मैं घर में कचरा हो गया सब, मेरे बच्चे पूरा गलीज में पूरा आराम से साफ कर देती हूँ। आप लोग आराम से बैठ। बहुत खेलते जी, कितने खिलौने बोलते, आधे खिलौने फेंक के मैं खत्म कर देती हूँ। ये देखो, छोटा बच्चा तो जेसीबी लेके खेलते रहता, डर लगता कहाँ बड़ा होके जेसीबी का ड्राइवर बन जाएगा। आप बताए स्कूल के पूरे पैसे लगा के। नहीं, ऐसी बेकार नहीं थी जिंदगी। घर में बैठे तो क्या हो गया? अरे मैं क्या करती थी, मैं अब भी जरा गलीज दिख रही हूँ, मगर एक जमाने में देखना था मेरे को। ऐश्वर्या राय बोलते थे मेरे को लोग। अरे मैं खाली ऐसा खिड़की से ऐसा जाके टॉवल सुखाती थी। टॉवल झटके तो उसकी एक बूंद में मेरी रिफ्लेक्शन आके नीचे पोटे चिंदिया हो जाते थे। अरे मौत डाल देती थी मैं खड़े ऐसे। अरे आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा तरकारी लाने के बहाने ऐसा बाहर जाती थी। नहीं, हल्का हिजाब डाल लेती, ऐसा पूरा नहीं, टच डाल लेना। डाल लेके मेरे को मालूम थी कौन से गली में जाके जरा स्टाइला मारे तो पेच गिरती बोल। ऐसा ना कभी ये गली में जाके भैया तुरई कैसा दे रहे बोल के बच्चे को ऐसा हल्का देख लेके मुस्कुरा लेके आ जाना। कभी ये गली में जाके भैया वो कैरेट कैसा दे रहे बोल के बच्चे को देख के ऐसा हल्का ऐसा मुस्कुरा लेके आ जाना। उसके बाद क्या है, संडे के संडे ये गली के पोट्टे वो गली के पोट्टे मेरे वास्ते लड़ते थे। सलमा मेरे को देखी, सलमा मेरे को देखी, मुस्कुराए, मेरे को आंख मारी बोल के। मेरे को कितना इम्पोर्टेंट फील होता था मालूम। मेरे वास्ते इतने सारे बच्चे आपस में लड़ ले रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे, मेरे को बहुत मजा आ रही थी। कितने दिन चलता, मगर मेरे 2 भैया जाके मेरे डैडी को बोल दिए सब खत्म। पूरे बच्चों को बहुत पीट दिया डैडी। कौन नहीं था, माजिद, असलम, अली, अकरम, मुखीद, जीशान, सुशील, सबको मारे। सोता पुराने लगा भाई। मैं असलम को मारे समय बहुत अच्छा बच्चा था। उसके भाई की मोबाइल की शॉप में काम करता था। मुस्कान अच्छी थी उसकी, मगर उन्होंने डैडी को क्या बोला कि डैडी घर पे आके मेरे को बहुत मारे। मोहब्बत खत्म कर दी। और क्या है, आप लोगों से बात कर रही थी नहीं छोड़ा। मैं उसके बाद घर पे बिठा दिया जी, यही सब हुआ। इससे समझ में आया हमारे भैया एक ही क्लास में 2-2 बार कहीं को पढ़ रहे बोल के मैं क्या कर रही बोल के उसके पीछे लगे नहीं। और इतना पढ़ के भी क्या हुआ कहते, एक जने मैकेनिक बना, दूसरे जना शादी में जाके फोटो खींच रहा। इसके बाद से पढ़ाई करते होंगे सूरतों। सो बंद करा दिए, उसके बाद से घर पे बिठा दिया सब बंद। वो क्या है, खिड़की में जाके टॉवल सुखाना बंद, बाहर जाना बंद, तरकारी लाना बंद, पिक्चर देखना भी बंद।
बैठ के खामोश मासूम बच्ची के जैसा पिक्चर देखती थी मैं। पिक्चर देखना बंद करा सकती जी किसका तुम? पिक्चर, अरे ह्यूमन बीइंग के राइट्स होते हैं वो। जेल के जैसी जिंदगी हो गई थी, खाली बैठ के घर में मैं 2-4 काम कर ले रही थी रोज उठ के। आ रहे हमारे खालू, उसके बाद आके बोले ये सलमा पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर रही, इसकी शादी करा दो, इसको भेज दो घर से। मैं भी सोची जेल की जिंदगी से तो अच्छा है शादी कर लेके एक नहीं मालूम ऐसे आदमी को हाउ 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 बोल के चले जाएंगे। और हमारे शौहर के बारे में नहीं बोली नहीं। अरे उन शादी से पहले से दुबई में काम करते। हाँ, साल में एक बार आते, 1 महीने के वास्ते, हफ्ते में एक बार फोन करते। आज छुट्टी है, आता ही छोड़ना उनका फोन, वेट इच कर रही हूँ मैं। मगर ऐसा खड़े खड़े मीना कुमारी के सर का वेट करे तो नहीं होता नहीं। हाँ, घर के काम खुद करते। ये देखो जी क्या खरीद के लाया मेरा बच्चा, क्या तो भी है ये, आड़ा टेढ़ा होते रहता है इंसान, ये क्या है? हाँ, एक बात समझ में नहीं आती, इंसान घर के अंदर आए तो एक चप्पल इधर कैसा खोल दे जी? सदरना बोले तो क्या सदरना? तो ऐसी बेकार हो गई जिंदगी एक जमाने के बाद। मगर क्या करते, रो लेते बैठे तो होता क्या? बोलो आंटी तुम। बोलो रो लेते बैठे तो होता क्या? चुप उठ के अपने अपना काम कर लेना, कहीं तो भी कुछ तो भी सुकून ढूंढ लेना, इसमें उसमें तो। अरे आमा खाली रोते बैठे तो कुछ नहीं होता जी। क्या होता? किसको नहीं रहता दुख दर्द बोलो? हाँ, किसको नहीं? छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुढ़े हुआ अंकल को भी है। किसको नहीं? अपना अपन कुछ तो भी छोटा छोटा सुकून ढूंढ लेना जिंदगी में। मैं भी मेरा ढूंढ लेती हूँ। क्या मजा आता जी, कान खुल जाए तो। ये तो छोटे चीजें हैं, इसके ऊपर से इसमें मैला निकल गए तो डबल खुशी। अरे जिसको मालूम है उसको पूछो। सोच ले रहे मेरे कने अभी रहता था तो। ये तो छोटी खुशी है, मेरे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चीजें भी है। आओ मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी है। दिखाओ, अरे दिखाती हूँ। जवानी छुपाओ कि रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओ कि रानी, सवारों को कितना सताओ कि रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, उससे शादी करोगी, उससे शादी करोगी, उससे शादी करोगी। या आपकी तरह स्वतंत्र सेनानी बने। एनी बेसेंट ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कहा। तब तो मुझे ऐसा लगा था जैसे एक बिजली का संचार हो गया हो, एक शक्ति आ गई थी। शायद मेरी माँ को अपनी बेटी एक स्वतंत्र सेनानी बने, यही उनकी बहुत बड़ी इच्छा रही होगी।
अचानक सिंदूर पोंछकर सफेद साड़ी क्यों पहन लिया था? मैं 7 साल की थी। वसीयत लिखे बिना पिताजी गुजर गए थे। संसार सागर में अपनी ही गति से चलने वाला जहाज डबडोला हो गया था। दिलेर मेरी माँ मुझे साथ लेकर एक छोटी सी नैया पर चढ़ गई। उसकी नजर दूर पर टिकी हुई थी। क्षितिज के भरोसे चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी, जैसे चलना ही जीवन है। चलता है मन, देह नहीं। अगर मन रुक जाता है तो देह चलनशील होते हुए भी टिकी हुई सी लगती है। हम औरत जात है ना, हमारे लिए कुछ जायदाद नहीं है, सब सौतेले भाई के लिए। मुसीबतों में फंसी मेरी माँ को देखते देखते मैं बड़ी हो गई, जिम्मेदारी को निभाना सीख लिया। ऐसा देखा गया तो मैं पिताजी की लड़की थी। उनके देहांत के बाद बिल्कुल अकेले हो गई। जब भी फुर्सत मिलता है मामा जी के घर के लिए चली जाती, और मामा जी का घर तो तब स्वतंत्र योद्धाओं का अड्डा था। गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री, भंडारकर, उमाबाई रानडे, देशबंधु सुब्रू, राजा जी, हाँ राजा जी एक बार मंगलूर आए हुए थे एक प्रेम गैर विवाह करने के लिए। एक ब्राह्मण का लड़की और अब्राह्मण लड़का। मामा जी ने मुझे ले आकर राजा जी का परिचय करा कर दिए। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस आदमी से मेरा क्यों परिचय करा के दे रहे। मैं भी सीना तान के खड़ी हो गई। राजा जी ने पूछा, बेटी तुम बड़ी होने के बाद क्या करने वाली हो? इस समाज को, खास करके महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाली हूं। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रखती हो, हाँ? लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। देखिए, मैं राजा जी को ऐसा जवाब दिया था, तब मुझे पता नहीं चला। बाद में मुझे पता चला राजा जी को उस दिन जो जवाब दिया था वो यूं ही दिया गया जवाब नहीं था, उसके पीछे कुछ ठोस कारण था। मेरी बहन अम्बा जब मरी थी मैं बिल्कुल छोटी थी। अमीर पति के घर उसके लिए कैद खाना था। कैद खाना ही नहीं, शराब खाना भी। पीने वाले, मारने वाले पति के सामने मुंह से एक शब्द भी ना बोलकर, माई को कभी ना आकर, 6 बच्चों को जन्म देकर इस धरती से विदा लेकर चली गई। और एक बहन थी लक्ष्मी, सब कुछ था उसको सिवाय प्यार के। जब वो बीमार थी माँ ने उसे मद्रास तक, मीरठ तक ले गई। मैं भी उसके साथ थी। उसके पति उसको देखने के लिए आया, सांत्वना का एक शब्द भी नहीं बोला, अपने बच्चों को घसीट कर लेके चला गया। जिस दृश्य को मैंने अपने आंखों से देखा है, क्या वे केवल दृश्य बनकर रह सकता है? हाँ? शायद इस देश के महिलाओं की स्थिति गति को चित्रावत समझाने के लिए वे लोग आए थे क्या? बाद में मेरी कथा विधि ने देखते देखते मुझे भी उसी वृत्त में धकेल दिया गया। 16 साल की शादीशुदा लड़की थी मैं। शादीशुदा लड़की
आंखों के कंकड़ों को कानों के पास ले जाकर खनखनाने तक विधवा बन गई थी। इस घर के लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? विद्या, बुद्धि, संपन्नता सब कुछ होते हुए भी दाम्पत्य जीवन भला कब तक में क्यों होता है? सिंदूर पोंछ लो कमला, सूर्या उतार दो, मंगलसूत्र उतार दो कमला। माँ, मैं भी घर के विधवाओं के साथ विधवा बन गई कि माँ? नहीं, समय का निर्णय ही दूसरा है। मेरी वैद्यका का स्वरूप दादी की तरह नहीं है, मेरी तरह तुम्हें नहीं होना है। ऐसा होने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी कमला। कमला, समय के साथ साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें सुशिक्षित होना होगा। उठो कमला, उठो। मैं अपने सपनों के साथ मेरी बेटी को लेकर मद्रास जा रही हूँ। मद्रास? जीवन के एक दूसरा आसमान था। 1917 मद्रास की एक छोटी सी सभा, उस सभा में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय गा रहे थे। साथ मिलकर प्रवाह के रूप में बह रहे थे। पीड़ितेर कथा क्यों कइलो ना भाई कइलो ना, पीड़ितेर कथा जाने ना। पीड़ितेर कथा क्यों कइलो ना भाई कइलो ना, पीड़ितेर कथा जाने ना। चाइले पड़े पायना धारे, चाइले पड़े पायना धारे, पीड़ित भोलो लाग जाने बेचा के ना भाई भोला मन, पीड़ित भोलो लाग जाने बेचा के ना भाई भोला मन, पीड़ित सकले जाने ना पीड़ित सकले जाने ना भोला मन।
ভালোবাসি 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 সেই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাসি আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে দিগন্তে কার কালো আঁখি আখির জলে যায় ভাসি ভালোবাসি 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 शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे शादी करूंगा तो सिर्फ आपकी बेटी से भोला मोन ओ भोला मोन। कैसे अद्भुत व्यक्ति थे। उस पोहम की प्रतिभा से सम्मोहित हो गई थी। वो दिल को पंख लगाने का उम्र था। कमला, हाँ? हरिंद्रनाथ जी ही तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। लेकिन माँ, क्या मैं इस बहुम की प्रतिभा के साथ सारा जीवन बिता पाऊंगी? क्या ये मेरा पागल आत्मविश्वास तो नहीं है? अतीत में डूबे रहने पर भविष्य का प्रकाश धुंधला हो जाता है। मैं भी तो अपने दिन ऐसे ही गुजारे हैं। लेकिन माँ, मेरा पहला पति इसी मद्रास में गुजर गए थे। जो होना था हो गया, आगे क्या होगा अभी इस वक्त क्या होना चाहिए मेरे लिए तो यही महत्वपूर्ण है। हरिंद्रनाथ जी से शादी करने पर तुम्हारी पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। तुम्हारी शादी करा के मैं मंगलूर चली जाऊंगी। सुनो, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। इस बहुम की प्रतिभा के साथ बिना मंगल वाद्य के विवाह हो ही गया। समय भी क्या मोड़ लेता है। हाँ? नायम पल्ले में बिया करके गृह प्रवेश किया था, विधवा बन गई थी और समय की अनुमति लिए बगैर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से शादी कर लिया और वैधव्य को ढो डाला। চাঁদের যেমন আলো আছে আমার আছো তুমি গো, নদীর যেমন ছন্দ আছে আমার আছো তুমি গো, আমার আছো তুমি। नए नए नाटकों का प्रयोग, नए नए रंग सामग्रियों की तैयारी, वो भी क्या सुंदर दिन थे। नाटक रचना, संयोजन, निर्देशन सब कुछ हरिंद्रनाथ जी की। थिएटर नहीं मिलने पर सार्वजनिक सभाघरों पे चले जाना और सुबह उठकर झाड़ू लगाना और शाम होते ही नाटक के किरदार बनकर अभिमानियों के दिलों पर छा जाना। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमने एक युवा संगठन भी खोला था। छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन करते करते हम देश भर घूमने लगे। प्रयोगशीलता के साथ ताजगी भरी होने के कारण हमारा प्रदर्शन लोकप्रिय होने लगे। स्त्रियां खुद आकर शामिल होने लगे। स्त्री पुरुष के साथ नाटक में अभिनय करने की जो मेरी कल्पना थी आखिरकार साकार हो गया। आपके साथ का ये जीवन मेरे लिए एक नाटकशाला बन गया है। लगता है कॉस्ट्यूम डिजाइन में काफी रुचि रखती हो। हाँ हाँ, उसके साथ साथ मैं आपसे अभिनय भी सीख लूंगी। সেদিন দুজনে দোলেছিল বনে ফুলো বাঁধা মালা ঝুলনা। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कविता है ना? হ্যাঁ, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনার দল নিয়ে মুম্বাই এসছে। क्या मुंबई आ रहे हैं? তাহলে চলো নাটক দেখতে যাই। हाँ, हाँ, चलिए चलिए।
रविंद्रनाथ टैगोर जी को देख रही थी। उनका नाटक लेकर मुंबई आए थे। सरोजिनी नायडू ने उनके चरणों पर फूलों का गुच्छा रखते ही पूरे सभागृह गुरुदेव की जय कहकर चिल्ला रहे थे। नाटक के बाद हम उनके साथ बातचीत किया। ऐसे महान व्यक्तियों के साथ बातचीत करना, देश को सांस्कृतिक रूप में ले जाने वाली इस परंपरा में मैं भी शामिल थी। मैं बेहद खुश थी। देखिए, मेरे जीवन का रंगमंच डबला होने लगा था। हरिंद्रनाथ भौतिक रूप से बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। क्या मैं उनके सामने बोना थी? हमेशा मुझे यही भय सताया करता था। उनके वो कंठ, उनके वो अप्रतिम अभिनय देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। वो तो बातों के जादूगर थे। उनके वो जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी भी औरत के लिए। ये सच्चाई मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला। तब तक रामू पैदा हो चुका था। रामू, मेरा बेटा रामकृष्ण। कमला, पांव रखने के लिए जगह कहाँ, इसकी तलाश में थी मैं। तब हमारे घर 2 अतिथि आए। कैसी हो कमला? हाँ, उमाबाई कुंदापुर डॉक्टर। बिल्कुल जो प्यार होती है ना उसकी तरह है जिंदगी। परत दर परत खुलती रहती है। कितनी खुलेगी नहीं पता। राबिया की तरह। राबिया मेरी ननद, मतलब माजिद की जो बहन थी ना, तो उसने मिली थी ना मुझे, इसलिए याद आ गई। वो उसने हमारी शादी के ना थोड़े दिनों बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, लव मैरिज। और आप तो जानते हैं कि हमारे समाज में अपनी मर्जी से शादी करना किसी लड़की का, अपनी मर्जी चलाना कितना बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह के तहत इस पूरे घर को समाज ने एकदम अलग कर दिया। हमेशा शक की नजर से देखते रहे। नतीजा ये निकला कि मेरी जो दूसरी नंद थी उसका कभी रिश्ता ही नहीं आया। आज तक कुंवारी बैठी हुई है। हम लोग ना विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लोगों को 50% नुमाइंदगी देने की बातें करते हैं, लेकिन कानून बनाने वाले ये लोग, हमें ख्वाब दिखाने वाले ये लोग कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते और ना ही हमारे घरों में आके झांकते हैं। कानून बना देने से सोच नहीं बदल जाती। इसीलिए हमारी औरतें आज भी वही हैं जहाँ 50 साल पहले थी, 100 साल पहले थी, 150 साल पहले थी। पैर की जूती पैर में और कहाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए, एक लड़की की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, इस गुनाह के लिए, इस जुर्म के लिए उसके अपने माँ बाप उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दे और हमेशा के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दे उसके मुंह पर। मिली थी अभी मुझे थोड़े दिन पहले, मैं गई थी कुछ बच्चों का आर्ट वर्क खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान पे, तो काउंटर के पीछे खड़ी हुई थी, सादे से कपड़े पहने हुए थी, वैसा चेहरा अजीब सा, उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया था। पहले तो मैं पहचानी ही नहीं, फिर मुझे देखते ही बोली, भाभी मैं यहाँ काम करती हूँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी करना चाहिए बेटा। बेटा निकल गया, छोटी थी ना। फिर तुम हो कैसी? इतने दिनों के बाद तुम दिखाई दे रही हो, एक ही शहर में रहती हो, कोई पता नहीं, तुम क्या कर रही हो, कैसी हो, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहती हो? भाभी वो मेरा जो वो था मर गया 3 साल पहले, उसे कैंसर हो गया था। क्या? राबिया, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा गुजर गया तुम्हारे साथ, तो तुमने हमसे कुछ कहा भी नहीं। अरे हम लोग एक ही शहर में रहते
फोन करूं, फिर मुझे अम्मी जान की बात याद आ गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और मरे हुए अपनी खबर कभी किसी को नहीं पहुंचाते। इस खोखले समाज में रहते हैं हम लोग, अजीब अजीब से कानून बना के लोगों की जिंदगियां, उनकी खुशियां दांव पे लगा देते हैं और ये एहसास भी नहीं होता कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये इतना बड़ा हादसा था मेरी जिंदगी का कि मैंने अहद कर लिया था, मैंने प्रॉमिस कर लिया था अपने आप को कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अपने बेटों को उनकी उड़ान उड़ने दूंगी, उनका साथ दूंगी, वो जो कहेंगे मैं करूंगी, उनकी खुशियों में मेरी खुशी, उनकी मर्जी में मेरी मर्जी, अपनी मर्जी नहीं थोपूंगी मैं। लेकिन वक्त, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मुझे क्या पता था कि ऊपर वाला इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल कर लेगा। जी अब क्या बताऊं आपको, 22 बरस की उम्र में टिंकू ने शादी कर ली। जी एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी अपने रूम में, तो आ गया एक लड़की के साथ में और आया, वो बैठा। मैंने कहा ये आओ बेटा, कम 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 प्लीज से बैठा और बोला मम्मा दैट इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। अच्छा बोलो बेटा। मम्मा मीट तमारा। हेलो तमारा बेटा, या हेलो मम्मा तमारा है ना, हम लोगों ने फैमिली कोर्ट में जाके ना साइन कर लिया है, we have got married, we are husband and wife। अच्छा क्या क्या कहा तुमने? ओए ये क्या कर दिया सुना ने? आप सोच नहीं सकते, वो मुझे पुराने जमाने में कहते थे कि तोते उड़ गए, मेरे हाथ में मोबाइल था वो छूट गया। सच्ची बता रही हूँ, मतलब ये क्या लड़का है, वो पूछा तक नहीं, मतलब बताया तक। अरे बेटा सांस में मेरी अटक गई। तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा के माँ बाप को कोई एतराज नहीं था इस शादी से, नहीं तो सोचिए हमारा क्या होता, ये लड़का कोई जेल में नहीं होता। बेटा तुमने ये अच्छी न्यूज़ है, मतलब अगर तुम हमें मतलब पूछा भी नहीं तुमने और बता देते तो हम तुम्हें थोड़ी कुछ कह देते या कहना मम्मा मम्मा आई हैव फुल फेथ इन यू, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, लेकिन नो डैडी, मैं डैडी को कुछ भी कहता हूँ, डैडी कहते हैं मैं तुम्हें जूता मारूंगा। मेरे तुमने हरकत तो ऐसी की है कि तुम्हें जूते पड़ेंगे। मम्मा अगर तुम्हारा के सामने किसी ने इंसल्ट कर दिया ना, तो तुम्हारा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों जो है ना वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा भाग जाओगे? कहाँ भाग जाओगे? मम्मा हम दोनों वर्ल्ड टूर पे जाएंगे साइकिल पे। क्या कहती मैं इन लोगों से कि समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बात संभालना इतना जरूरी था कि जो भी कर बैठा है। केविन बहुत शातिर पॉलिटिशियन की तरह अपना फोकस बदला और देखा इस लड़की को, ठीक ठाक थी, अच्छी थी। बाद में पता चला कि बहुत पढ़ी लिखी थी, बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी, और सबसे बड़ी अच्छी बात तो थी कि अभी फिलहाल उसमें उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लगी थी, अच्छी पोस्ट पे। क्या मैं अपने दुखड़े रो रही हूँ। किस्सा तमाम ये है कि बस 42 बरस की कम से उम्र में इस लड़के ने मुझे सास बना दिया। मुझे कोई एक्सपीरियंस भी तो नहीं था सास बनने का, बताइए आप। तो मैंने माजिद से कहा, तो माजिद कहता है कि अरे यार नया जूता है, वो काटेगा और थोड़ा छीलेगा फिर ठीक हो जाएगा। काटेगा और छीलेगा? मैं सास हूँ, मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आपको पता है कितना डिफरेंस था कि तमारा में और मुझ में और हमारे घर के माहौल में उसे डालना इतना मुश्किल था। उफ, ऐसे किस्से जानती हूँ। मैं सास बन गई हूँ कि मुझे अब तो हक बनता है कि मैं अपनी बहू का मतलब, नहीं मैं बुराई तो नहीं करूँगी, अच्छी थी तुम्हारा, चलिए ठीक है, अच्छी थी, चली जाया करती थी अक्सर 4:30 बजे उठकर बाहर ना, ऊपर वाले को याद करने के लिए नहीं, वो जॉगिंग के लिए जाते थे। और जैसे ही जॉगिंग के साथ वो वापस आती थी करने के बाद में 1-1.5 घंटे के, तो उसके हाथ में हमेशा एक नारियल होता था, हमेशा। तो एक दिन मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी उसे पूछ लिया, तुम्हारा बेटा ये हर जॉगिंग करने वाले को ये नारियल मिलता है? नो मम्मा, but it is very good for health, you know, it has magnesium
magnesium, it has phosphorus, and it has minerals, and it has all the salts and this and that. वो सारी बातें करके और वो अपना मैग्नीशियम पोटेशियम लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब फिर तैयार वैयार होकर डाइनिंग टेबल पे आते हैं, सुबह का नाश्ता। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग नाश्ता पूरी सब्जी बना ली, ऑमलेट बना लिया, पराठे बना लिए, ये तो है हमारा नाश्ता। अब ना तुम्हारा का नाश्ता होता था 5 बादाम, 4 अखरोट, 2 गाजर, 1 टमाटर, आधा पपीता और 1 प्याली कुबले में चाय। और ये हमारे नए नए दूल्हा जो थे इनको भी खाना पड़ता था। Oh, very good, no? It's very good for calories, no? You're very good, Tamara. I'm very conscious, no? और कोई बहाना बनाता था और जाता था किचन के अंदर जहाँ मैंने उसके लिए पराठे रखे होते थे, ठूस के फिर जाते थे दोनों काम में। और शाम में जब तमारा मैडम वापस आती थी, सीधा कमरे में चली जाया करती थी और जाके वेइंग स्केल पर और खुदा न खास्ता अगर 150 ग्राम भी ऊपर नीचे हो जाए वजन तो ऐसी चीख निकलती थी उसके रूम में से जैसे कि कोई चूहा आ गया हो। 50 ग्राम्स ओवरवेट। क्या करती मैं इस लड़की का? इतना डिफरेंस था हम दोनों में कि ये बहू से बेटी बनाना तो बड़ा मुश्किल था। मैं तो ढाई नहीं पाती इसको। मैंने हमेशा सोचा मॉडर्न बहू बनूंगी, नहीं मॉडर्न बहू बनाऊंगी, मॉडर्न सास बनूंगी, कुछ भी नहीं होगा। बेवकूफ, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। अरे आप सोचिए वो जो चीमा साहब के साथ इसने किया, आप सोच नहीं सकते। फिर चीमा साहब आ रहे थे डिनर पर, तो मैंने अपने कुक को बुलाया, उसे कहा बंधु सोचो तुम आज जो है जब साहब आने वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए तुम बिरयानी बना लेना और कोरमा बना लेना एंड हाँ तुम मीठे में आई थिंक खीर बनाना, शाही टुकड़े बना लेना, इलायची शाही टुकड़ा। मुझे जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट था टीथ व्हाइटनिंग का डेंटिस्ट के पास में। आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कुक आ गया, ऐसा क्या हो गया? मेरे मेहमान, मेरा सब कुछ, और ये लड़की होती कौन है? मैं गई फौरन तमारा के रूम में। तमारा, why did you change my menu? Because it was wrong. मैं बता दूं आपको, बड़ी नाजुक घड़ी होती है जब कोई बहू अपनी सास को गलत ठहरा रही होती है। मैंने खून का घूंट पिया और उससे पूछा What was wrong in my menu तुम्हारा? तो कहती है everything. What? Yes मामा, आप एक चाइनीज मैन को इतना सारा मसाला इतना क्यों खिलाएंगे? What? Chinese? कौन चाइनीज? You said Mr. Chima is coming for dinner. तुम्हारा चीमा साहब है बेटा, पंजाबी है, जलंधर से, बीजिंग से नहीं आए। Oops. But then that's his fault. No, why do you keep a name like that? Chima. इतना simple. तो चीमा साहब बैठे हुए और मैं 20 मिनट में मैं क्या करूं? इतना टाइम नहीं था कि मैं दिल्ली दरबार से खाना ले आती, कुछ तो ऑर्डर कर लेती। तो जो भी था वो अजीब सा गार्लिक पता नहीं बंट वो सारा ऐसे लगाया और जाके मैं तो मुंह ढक के बैठ गई कोने में। वाह चीमा साहब, उन्होंने देखा डाइनिंग टेबल पर, ओ ऐसी जोर की दहाड़ मारी उन्होंने। हुई ना गल, ओ जी वेरी गुड। और मैं तो तंग आ गया सी पंजाबी के नाम पे मुगले खाने खा के, ओ सो मच ऑयल, सो मच मसाले, ओ तेरी बड़ी मोटी सोनी है, तेरी सोनी मोटी है। अरे शुरू हो गई, क्या बोल रहे थे? बड़ी खुशी उन्होंने वो सारा चाइनीज खत्म कर दिया। मैंने उन्हें थैंक यू बोला, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि ये सब कुछ तुम्हारा ने किया है। मुझे एहसास हुआ कि ये क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारा के साथ? मैं वो कर रही हूँ जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। मेरी सास पुराने ख्यालात की थी, उन्होंने हमेशा अपनी बहू के पर काट के उन्हें पिंजरे में रखा। मैं वो कर रही हूँ, क्या इसे कहते हैं मॉडर्न होना? ना। मैं सोचने लगी कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती और उसकी सास वो सारी बातें हरकतें करती जो मेरी सास ने मेरे साथ की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर पर आती है और हम उसे अपने तरीके से जीना सिखाएं, ये भी तो सही नहीं। तुम्हारा के माँ बाप ने वो तो नहीं किया था जो
बेटी को बहू बनना सीखना पड़ता है, उसी तरह एक माँ को सास बनना भी सीखना पड़ेगा। मुझे मेरी सोच लादने का कोई हक नहीं है अपनी माँ पर, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बहू है। मुझे उसे इस घर में वो जगह देनी चाहिए जो उसकी है। उसे उसकी पसंद नापसंद, उसकी अच्छाई बुराई हर चीज के साथ में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फिर भले ही उसके जायके उसके टेस्ट अलग क्यों ना। पहनावा बदल लेने से, कपड़े बदल लेने से, सोसाइटी में ऊंचे हो जाने से, बोलचाल बदल लेने से आदमी मॉडर्न नहीं हो जाता। आदमी मॉडर्न सोच बदलने से होता है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी बच्ची नहीं तुम्हारा। मैं फौरन गई, मैं उसके रूम में भी वो बैठी हुई थी। तुम्हारा बेटा, I love you बेटी, and thank you मेरी बच्ची। वो as usual confused हो गई, इन्हें क्या हो गया। कभी कभी लगता है कि जो जिंदगी है इसे हम जिस तरह से चाहें चला सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। बस इसे चलाने में जायके पूरे होने चाहिए। मतलब कुछ खटास भी होनी चाहिए, कुछ मिठास भी होनी चाहिए, कुछ कड़वाहट भी होनी चाहिए, कुछ खुशियाँ, कुछ गम, सारे जायके गुड़म्बे की तरह। जो गुड़ का जायका लेकर भी आता है, कच्ची कैरी का भी खटास लेकर आता है, जो खाया भी जा सकता है, रखा भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है। मेरा ख्याल है हमें जिंदगी का नाम गुड़म्बा रख देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, बताइए।
बीमार हूँ। शायद तुम मुझे इस हालात में देख ना पाओ। मुझे याद है जब तुम्हारी बड़ी सी आंखें मेरी छोटी सी आंखों को देखती तो मेरा बदन कच्चे सेब के बगीचे जैसा महक उठता था। मुझे पता है तुमने मुझे सब खुशियां देने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारा चेहरा भूलने लगी। अब बस तुम्हारी आवाज की कपकपाहट सुनाई देती है। ये दुख दर्द ये सब एक इम्तिहान है। इंसान क्या करेगा अल्लाह ताला के निजाम में, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब बस तुमसे मिलने की मेरी आखिरी चाहत है। मैं शायद मेरे इश्क को खुदा के पास ही बयां कर पाऊंगी। हम जल्द ही मिलेंगे। मुझे तुम्हारी आहट सुनाई दे रही है। खुदा ना घेर चिखाए।
हसीना, या हसीना, हसीना, हम जा रहे हैं। अबू इंतजार कर रहा है। अब सीधा निकाह के दिन ही मुलाकात होगी। एक बार जाने से पहले आपकी नजरों की तारीफ करनी थी। अच्छा, इतनी आसानी से? हमने वैसे भी आज आंखों में सुरमा नहीं लगाया है। नजर लग गई तो? माना नजर के सामने है बेशुमार धुन। है ये देखना कि धुन के उस पार कौन है। तो क्या करे आपके लिए बताइए? सुबह के आए हो और निकले शाम के। जाओ भाई, अब तुम मेरे किस काम के? नाम तो बड़े बड़े शायरों के साथ जोड़ते हो, पर अकल के नादान हो। कह दो अपने अबू से नहीं कर रहे निकाह आपसे। तुम इश्क करो या ना करो, इल्जाम तो देंगे। अरे इस बेनाम से रिश्ते को कोई नाम तो देंगे। अरे आया अबू। अरे हसीना छोड़ो हाथ, क्या कर रहे हो? अबू इंतजार कर। अरे छोड़ो ना हसीना। अरे निकाह के दिन मुलाकात। अरे चल हसीना, अबू अरे छोड़ो, क्या कर। सुनो, शाम का रेडियो सुनना मत भूलना। आपका तोहफा रखा है दरवाजे के पास, उठा लेना। अरे आया अबू। सलाम। ना झूठा। आंसू को गुल आंसू को गुलनाब समझकर नूर उजाला करता है। रात की रात में दो तारों का चांद बनाया करता है। तुम्हारा मंजूर। आपको ऐसे तो नहीं उठाऊंगी मैं। लाजम शुरू